आज के कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं रेंज ऑफ डेटा टाइप। जो हम बेसिक डेटा टाइप सीखे हैं उसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट डेटा टाइप है इंटीजर। पता है आप लोगों को, साइज जो है वो 2 बाइट्स, कन्वर्जन कैरेक्टर है %d। तो 2 बाइट्स के हिसाब से इसकी जो रेंज की लिमिट है वो क्या है, -32,768 से लेके 32,767। तो ये रेंज में अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो इंटीजर डेटा टाइप का आप यूज कर सकते हो। लेकिन मानो कि आप कोई एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करना चाहते हो जिसकी सैलरी 50,000 है, तो ये इंटीजर की रेंज से बाहर है। तो इंटीजर की रेंज को ओवरकम करने के लिए एक और डेटा टाइप नया जनरेट हुआ। उस डेटा टाइप का नाम है अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, ये डेटा टाइप अनसाइंड है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो इंटीजर है वो साइंड है। उसके आगे साइंड इंटीजर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको साइंड कंसीडर करता ही है। तो साइंड और अनसाइंड दोनों में डिफरेंस क्या है? तो साइंड कैटेगरी के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकती है, लेकिन अनसाइंड कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अनसाइंड इंटीजर के अंदर मेमोरी साइज है 2 बाइट। अनसाइंड का कन्वर्जन कैरेक्टर फर्स्ट लेटर के हिसाब से आया %u। लेकिन उसकी जो रेंज है, तो ये जो नेगेटिव रेंज है वो नेगेटिव रेंज यहां से निकल गई और यहां पे ऐड हो गई। तो 0 से लेके इसका डबल हो गया 65535। तो ये रेंज में अगर आपको काम करना है तो आपको डेटा टाइप चूज करना पड़ेगा अनसाइंड इंटीजर। लेकिन मानो कि कोई एम्प्लॉय की सैलरी 75,000 है, तो इससे भी ऊपर है। तो इसकी कंपैरिजन में एक और नया डेटा टाइप जनरेट हुआ जिसका नाम है लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर की जो मेमोरी साइज है वो 4 बाइट्स। लॉन्ग इंटीजर का फर्स्ट लेटर एल एंड इंटीजर का आई का डी। तो कन्वर्जन कैरेक्टर बन गया %LD। अभी इसकी जो रेंज है वो देखो, -2 147 483648 से लेके 2147 483647। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 214 करोड़। ठीक है, 214 करोड़ की रेंज में अगर आपको कोई वैल्यू को यूज करना है तो आपको चूज करना पड़ेगा लॉन्ग इंटीजर। लेकिन मानो कि आपको कोई वैल्यू ऐसी लेनी है, बैंकिंग के रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स बनाते हो जिसके अंदर 300 करोड़ 400 करोड़ की वैल्यू यूज करनी है, तो लॉन्ग इंटीजर की जगह पे एक और डेटा टाइप जनरेट हुआ अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे अनसाइंड आया। तो अनसाइंड का मतलब क्या हुआ? अनसाइंड का मतलब हुआ ओनली पॉजिटिव। तो अनसाइंड की मेमोरी साइज है 4 बाइट। अनसाइंड के लिए है LU। अनसाइंड इंटीजर, तो अनसाइंड इंटीजर के लिए ऐसा नहीं है ULD, ऐसा नहीं है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए है LU। ठीक है, इसकी जो रेंज देखते हैं आप, 0 से लेके 429 4967 295। तो ऑलमोस्ट 429 करोड़। इतनी रेंज में अगर आपको कोई वैल्यू को यूज करना है तो आपको लेना पड़ेगा अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। तो इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 4 डेटा टाइप मिलते हैं। एक इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर एंड अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। अगर ये रेंज से भी बड़ी वैल्यू को यूज करना है तो इंटीजर के वेरिएशन में और कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली हम फ्लोट के ऊपर आते हैं। तो फ्लोट आता है। तो फ्लोट की मेमोरी साइज है 4 बाइट्स। कन्वर्जन कैरेक्टर आपको पता है %f। तो फ्लोट की जो रेंज है वो साइंटिफिक रेंज है। तो साइंटिफिक रेंज मतलब क्या? समझो कि हम ऐसा डिनोट करते हैं कि 3e+5। इसका मतलब क्या हुआ? 3 × 10⁵ तो ये इसका मतलब हुआ, मतलब 3 × 10 और उसके पीछे 5 जीरो। ठीक है, तो यहां पे देखो इसकी रेंज क्या है, 3.4e -38। मतलब 10 के पीछे 38 जीरो। कितनी आप सोच सकते हो कितनी लंबी वैल्यू है, से लेके 3.4e +38। तो फ्लोट के अंदर अनसाइंड फ्लोट ऐसा कभी नहीं होता, फ्रैक्शन वैल्यू में कभी भी अनसाइंड नहीं होता। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी नंबर के पीछे 38 डिजिट होता है तो कितनी लंबी वैल्यू हो सकती है। इसलिए इसको साइंटिफिक रेंज बोला जाता है। लेकिन फिर भी ये रेंज अगर छोटी पड़ती है तो फ्लोट से भी
लंबी मेमोरी किसकी है? डबल की। तो डबल की जो मेमोरी साइज है वो 8 बाइट्स है, कन्वर्जन कैरेक्टर परसेंटेज LF है, और देखो यहाँ पे रेंज देखो 1.7E -308, मतलब 10 के बाद 308 जीरो, हम गिन भी नहीं सकते, इतनी लंबी रेंज हो गई, से लेके 1.7E +308। ठीक है, अगर ये रेंज भी स्मॉल पड़ती है तो एक और डेटा टाइप है हमारे पास, लॉन्ग डबल। ठीक है, तो लॉन्ग डबल जो है उसकी मेमोरी साइज है 10 बाइट्स और इसका कन्वर्जन कैरेक्टर LF है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल L है और डबल में सिर्फ स्मॉल l है, और इसकी रेंज देखो 3.4E 4932 जीरो, इतने जीरोस है, से लेके 1.1E +4932। तो आप समझ सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो इसकी बाहर की रेंज में हमें कभी जनरली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद का हमारा डेटा टाइप कौन सा है? इसके बाद का हमारा डेटा टाइप है कैरेक्टर। तो देखो कैरेक्टर तो हमें पता है 1 बाइट का होता है, कन्वर्जन कैरेक्टर %C है। अभी कोई भी कैरेक्टर की इंटरनल वैल्यू भी होती है, कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर तो स्टोर हो ही सकता है, लेकिन हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है वो बाय डिफॉल्ट है साइंड कैरेक्टर, आगे साइंड लिखने की जरूरत नहीं है, साइंड कैरेक्टर ही है। तो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू है, -128 से लेके 127। इसमें भी अनसाइंड कैरेक्टर है, तो अनसाइंड कैरेक्टर के अंदर देखो इसकी भी मेमोरी साइज है 1 बाइट, कन्वर्जन कैरेक्टर %C, और ये जो नेगेटिव रेंज है यहां से यहां ऐड हो गई, तो इसकी रेंज हो गई 0 से लेके 255। तो फ्रेंड्स ये सारी रेंज एंड सारे कन्वर्जन कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्रोग्राम के टास्क के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, और इसको डिस्प्ले करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कन्वर्जन कैरेक्टर हमें यूज करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम एक और कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट का नाम है डेटा टाइप। डेटा टाइप मींस व्हिच टाइप ऑफ डेटा। तो बेसिकली वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही टाइप के डेटा होते हैं, एक टाइप है हमारा न्यूमेरिक टाइप एंड सेकंड टाइप है कैरेक्टर टाइप। तो न्यूमेरिक टाइप में क्या होता है? न्यूमेरिक टाइप में 0 to 9, मतलब हमारे जो भी नंबर्स है वो न्यूमेरिक टाइप है, ठीक है। और कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर में 0 to 9 के अलावा जो भी कैरेक्टर्स है, कीबोर्ड के अंदर जो भी सिंबल्स है वो सारे कैरेक्टर्स है। नंबर के अंदर, न्यूमेरिक के अंदर फिर और 2 वैरायटी है, एक है फुल वैल्यू एंड एक है फ्रैक्शन वैल्यू। फुल वैल्यू मींस जिसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। एज एन एग्जांपल सपोज 1000, 5000, 23,500 या व्हाटएवर। एंड देन फ्रैक्शन वैल्यू मींस पॉइंट के साथ जो वैल्यू है, एज एन एग्जांपल 2.5, 200.25, 9.4, व्हाटएवर, कुछ भी, ठीक है। तो न्यूमेरिक के अंदर सिर्फ 2 वेरिएशन है, एक फुल वैल्यू एंड एक फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के अंदर भी 2 वैरायटी है, एक है सिंगल कैरेक्टर एंड एक मल्टीपल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर यानी कोई भी कैरेक्टर, सपोज M है, Z है, कोई सिंबल है, वो भी कैरेक्टर ही है, ठीक है। लेकिन एक रूल याद रखना है आपको कि जो भी कैरेक्टर की वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर नोटिफाई किया जाता है। तो जब हम प्रोग्राम में भी यूज करेंगे कोई सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू, तो हमेशा उसको सिंगल कोटेशन के साथ ही यूज करेंगे। मल्टीपल कैरेक्टर यानी सपोज हमारा पूरा नाम है, मानो महेश, एक नाम है सपोज इंडिया, तो इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर है। तो मल्टीपल कैरेक्टर जो है वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के डेटा है, न्यूमेरिक टाइप, कैरेक्टर टाइप। न्यूमेरिक के अंदर भी 2 वेरिएशन, फुल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। कैरेक्टर के अंदर भी 2 वेरिएशन, सिंगल कैरेक्टर एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो ये जो फुल वैल्यू है, फुल वैल्यू के लिए जो डेटा टाइप है उसका नाम डिसाइड किया गया है इंटीजर। हम बोलने के लिए इंटीजर बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में शॉर्टकट है INT, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी पॉइंट वाली वैल्यू के लिए 2 डेटा टाइप है,
एक डेटा टाइप का नाम है फ्लोट, FLOAT, और फ्रैक्शन वैल्यू के लिए दूसरा डेटा टाइप है डबल, DOUBLE। तो न्यूमेरिक के लिए हमारे पास 3 डेटा टाइप हो गए, एक इंटीजर डेटा टाइप, एंड फ्रैक्शन वैल्यू के लिए फ्लोट एंड डबल। अब कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर ये जो सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर के लिए जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप का नाम है कैरेक्टर। बोलने के लिए हम कैरेक्टर बोलते हैं, लेकिन वो डेटा टाइप का जो स्पेलिंग है वो शॉर्ट फॉर्म में है CHAR। अभी ये जो मल्टीपल कैरेक्टर है वो पूरा कंसेप्ट अलग है, वो जब कंसेप्ट आएगा तब उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए, हमारे पास ये 4 डेटा टाइप हो गए, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। और ये जो 4 डेटा टाइप है वो सी प्रोग्रामिंग के बेसिक डेटा टाइप है। तो आपको कोई पूछे कि सी प्रोग्रामिंग के बेसिक डेटा टाइप कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 4। कौन से है? तो इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? कन्वर्जन कैरेक्टर। तो कन्वर्जन कैरेक्टर का मेन पर्पस क्या है? टू डिस्प्ले वैल्यू इन वेरिएबल। लास्ट सेशन में हमने देखा था वेरिएबल, वेरिएबल कौन से पर्पस के लिए यूज होता है? वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर डिस्प्ले करना है आउटपुट में, तो हमें कन्वर्जन कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हर एक डेटा टाइप का कन्वर्जन कैरेक्टर अलग अलग है, वो आपको याद रखना है। तो यहां पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें बेसिक डेटा टाइप, मेमोरी साइज एंड कन्वर्जन कैरेक्टर। तो चलिए, फर्स्ट डेटा टाइप कौन सा है हमारा? इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप की जो मेमोरी साइज है वो मेमोरी साइज है 2 बाइट्स। ठीक है, ये जो साइज है वो बाइट्स के अंदर है, 2 बाइट्स। और ये जो मेमोरी साइज है वो मैं टर्बो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अलग अलग वेरिएशंस वाले जो सी है उसमें अलग अलग मेमोरी साइज हो सकती है। ठीक है, और इंटीजर का जो कन्वर्जन कैरेक्टर है वो परसेंटेज डी है। ये आपको याद रखना है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप जो है उसकी मेमोरी साइज है 4 बाइट्स, और फ्लोट का जो कन्वर्जन कैरेक्टर है वो परसेंटेज एफ। फ्लोट का जो फर्स्ट लेटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे डिनोट किया गया है परसेंटेज एफ। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप डबल। तो डबल की जो साइज है वो है 8 बाइट्स, 8 बाइट्स। इसका कन्वर्जन कैरेक्टर जो है वो उसके फर्स्ट लेटर के हिसाब से नहीं दिया गया, क्योंकि परसेंटेज डी ऑलरेडी इंटीजर के लिए यूज हो चुका है। तो डबल का कन्वर्जन कैरेक्टर क्या है? परसेंटेज एल एंड एफ। ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए मानो कि ये हमारी फ्लोट डेटा टाइप की रेंज है। ठीक है, मान लो कि ये इतनी रेंज है वो फ्लोट डेटा टाइप की है, तो डबल डेटा टाइप की रेंज इससे ज्यादा है। तो डबल की रेंज में इंटरनली क्या हुआ? इंटरनली फ्लोट से लॉन्ग हुआ, तो इंटरनली इसका मतलब ये होता है लॉन्ग फ्लोट, इसलिए इसका कन्वर्जन कैरेक्टर आया लॉन्ग का एल एंड फ्लोट का एफ, मींस परसेंटेज एल एफ। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के अंदर सिंगल कैरेक्टर होता है, तो उसकी मेमोरी साइज है 1 बाइट, एंड इसका भी कन्वर्जन कैरेक्टर है फर्स्ट लेटर के हिसाब से परसेंटेज सी। तो फ्रेंड्स, आपको ये चारों डेटा टाइप की मेमोरी साइज और कन्वर्जन कैरेक्टर याद रखने हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, इंटीजर परसेंटेज डी, फ्लोट परसेंटेज एफ, डबल यानी लॉन्ग फ्लोट मींस परसेंटेज एलएफ, एंड कैरेक्टर परसेंटेज सी। तो फ्रेंड्स, आज का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट को 4 से 5 बार कम से कम देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, अब तक जितना थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखा है हमने, उसके बेस पे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है? डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है वो, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद क्या करेंगे हम? स्टोर वैल्यू एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है वो डेटा टाइप पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देन स्पेस एंड वेरिएबल नेम सेमीकोलन। ठीक है, तो मान लो कि हमें मैथ, साइंस और इंग्लिश की वैल्यू को स्टोर करना है और इसके अंदर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसका डेटा टाइप आएगा इंटीजर स्पेस वेरिएबल का नाम मैथ्स सेमीकोलन, देन अगेन इंटीजर साइंस
इंटीजर, इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे ये जो तीनों वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। तो सेम डेटा टाइप है तो हम सिंगल लाइन में भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर मैथ्स कॉमा साइंस कॉमा इंग्लिश। अगर डेटा टाइप चेंज है तो हम अलग लाइन में लिखेंगे, सपोज फ्लोट, परसेंटेज, कैरेक्टर, सीएच। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन स्टाइल। अब ये याद रखना है आपको कि जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और जब तक उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कराते तब तक वो वेरिएबल के अंदर कोई रैंडम वैल्यू होती है। तो हमें कोई रैंडम वैल्यू के साथ काम नहीं करना है, हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू के साथ काम करना है, तो वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा। तो कैसे स्टोर कराएंगे? सपोज मैथ्स इज इक्वल टू 90, साइंस इज इक्वल टू 80, इंग्लिश इज इक्वल टू 50 या वॉट एवर, ठीक है। अब पॉइंट वाली वैल्यू है तो परसेंटेज इज इक्वल टू सपोज 50.25, देन कैरेक्टर CH। तो कैरेक्टर के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं तो कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन में हम स्टोर कराते हैं, तो सिंगल कोटेशन के अंदर कोई एक सिंगल कैरेक्टर। तो चलो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हुए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। अब डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए कॉन्सेप्ट याद करो, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए कन्वर्जन कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराता हूँ। डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन सेमीकोलन डबल कोटेशन स्टार्ट एंड स्टॉप मैसेज प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी, सपोज वैल्यू ऑफ मैथ्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जहां कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां पे एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए कन्वर्जन कैरेक्टर। तो मैथ्स जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर का कन्वर्जन कैरेक्टर क्या है? परसेंटेज डी। उसके बाद न्यू लाइन चाहिए तो बैकस्लैश एन। अब देखो कंपाइलर को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो परसेंटेज डी है उसकी जगह पे कोई एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो हमारे पास तो 4-5 वेरिएबल है, तो उसमें से कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करना है आफ्टर डबल कोटेशन कंप्लीट। तो ये डबल कोटेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद कॉमा एंड देन वेरिएबल का नाम मैथ्स। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई किया है वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे कन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जन कैरेक्टर। चलो सेम वे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ साइंस एंड इंग्लिश दोनों इंटीजर ही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे समझाने के लिए वैल्यू ऑफ परसेंटेज प्रिंट करता हूँ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, क्योंकि इसका डेटा टाइप फ्लोट है, बैकस्लैश एन देन कॉमा करके वेरिएबल का नाम परसेंटेज। सेम वे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल टू कन्वर्जन कैरेक्टर आएगा परसेंटेज सी देन न्यू लाइन कॉमा सी एच, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसी प्रोग्राम का हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले टर्बो सी स्टार्ट, और फर्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म करते हैं, हम ड्राइव को माउंट करा देते हैं। तो माउंट डी डी ड्राइव देन एग्जिट, फाइल मेनू में जाके न्यू हैश include stdio.h main function curly bracket start and stop then clear screen राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। सेव करने के लिए शॉर्टकट है F2, डी ड्राइव कोर्सेस सी फोल्डर प्लस प्लस को हटा देते हैं, स्टार की जगह पे प्रोग्राम का नाम ले लेता हूं मैं वेरिएबल। अब यहाँ पे टर्बो सी में एक रूल याद रखना है आपको, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा क्लियर स्क्रीन से पहले डिक्लेयर करेंगे। ऐसा ये रूल जो है वो सिर्फ टर्बो सी के अंदर है, टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्लियर स्क्रीन से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं मैं इंटीजर ए, एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट बी, एंड एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर सी एच। चलो अब मैंने बताया कि जब तक हम वैल्यू को स्टोर नहीं कराते तब तक ये वेरिएबल के अंदर कोई रैंडम वैल्यू स्टोर होती है, उसको हम गार्बेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो पहले हम गार्बेज वैल्यू को डिस्प्ले करा के चेक करते हैं। तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप
वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, न्यू लाइन डबल कोटेशन के बाहर कॉमा एंड वेरिएबल का नाम ए। सेम वे वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, न्यू लाइन कॉमा करके बी, एंड देन प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल टू परसेंटेज सी, न्यू लाइन कॉमा करके वेरिएबल का नाम सी एच। अब ये जो इक्वल टू है उसको हम एक लाइन में अरेंज कर देते हैं। सेव, देन एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F9। अब देखो यहाँ पे क्या एरर है, कुछ एरर है, अनेबल टू ओपन इंक्लूड stdio, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, देखो std डबल बार टी हो गया है, उसको हटा देते हैं। कंट्रोल F9 देन ऑल्ट F5। तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -28,900, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0.000, वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल टू कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर है। तो जब तक हम वैल्यू को स्टोर नहीं कराते हैं तब तक वेरिएबल के अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। हमें गार्बेज वैल्यू के साथ काम नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू के साथ काम करना है। तो वैल्यू को स्टोर कराते हैं, तो वैल्यू को भी हम स्टोर कब कराएंगे, प्रिंट करने से पहले। तो a इज इक्वल टू सपोज 100, b इज इक्वल टू सपोज 2.5 एंड ch इज इक्वल टू एक कैरेक्टर m। लेकिन रूल क्या है, जो भी कैरेक्टर को हम स्टोर कराएंगे वो सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर कराएंगे। तो सिंगल कोटेशन स्टार्ट और स्टॉप के बीच में कैरेक्टर, ठीक है। अब फिर से कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 100, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2.5, वैल्यू ऑफ ch इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे देखें, जो भी फ्लोट की वैल्यू है उसमें बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 डिजिट आते हैं, 6 प्रिसीजन आते हैं। तो वो डिजिट या तो प्रिसीजन को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। कैसे, तो फ्लोट की वैल्यू कहां से प्रिंट होती है, ये परसेंटेज एफ के थ्रू प्रिंट होती है। तो इसके बीच में परसेंटेज और एफ के बीच में हमें करना है पॉइंट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, तो 2 डिजिट चाहिए, तो 0.2f, ठीक है। अगर आपको 3 डिजिट चाहिए तो 0.3f, 4 चाहिए तो 0.4f। अभी हम क्या प्रिंट कराते हैं, 0.2f। सेव, देन कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो देखिए वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2.50, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट प्रिंट। तो फ्रेंड्स इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। चलिए आज एक प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन। तो एडिशन में क्या करेंगे, एडिशन करने के लिए हमें 2 वैल्यू की जरूरत होगी, तो 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, दोनों के बीच में प्लस का ऑपरेशन करेंगे तो उसका एक आंसर भी आएगा। तो आंसर को भी कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो एक थर्ड वेरिएबल भी चाहिए। मींस 3 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं, 2 वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, दोनों के बीच में प्लस का ऑपरेशन करना है, तीसरे वेरिएबल में हमें आंसर स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। तो स्टार्ट टर्बो सी, फर्स्ट स्टेप हमारा एज इट इज माउंट डी डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू प्रोग्राम, हैश include stdio.h, main function curly bracket start and stop, and then clear screen। सेव कर लेते हैं, डी ड्राइव कोर्स सी प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड स्टार की जगह पे मैं ले लेता हूं ऐड। तो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं वो क्लियर स्क्रीन से पहले इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 एंड आंसर। चलो क्लियर स्क्रीन के बाद नंबर 1 इज इक्वल टू 100, नंबर 2 इज इक्वल टू 200 एंड देन आंसर। अब देखो यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू, हमें खुद से एडिशन नहीं करना है कि भाई 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। वो एडिशन करने के लिए तो हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो एडिशन करेगा हमारा कंपाइलर। तो हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है आंसर इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो ये प्रोसेस हो गई। उसके बाद तीनों को प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप मैसेज में दे देते हैं नंबर 1 इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा करके नंबर 1। चलो प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्टार्ट एंड स्टॉप नंबर 2 इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा करके नंबर 2।
प्रिंट एफ, यहाँ पे एडिशन का आंसर चाहिए तो एड इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा करके, अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम एड ऐसा नहीं है, वेरिएबल का नाम आंसर है, ठीक है। ये हमारा मैसेज है, जरूरी नहीं है कि मैसेज में हमारे वेरिएबल का नाम ही लिखना है, मैसेज में तो हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैसेज में हमने लिखा है एड एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है वो आंसर, ठीक है। चलो सेव, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। अब हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके चेक करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 500, सेव, कंट्रोल F9, ऑल्ट F5। तो 500 प्लस 200 इज इक्वल टू 700। आइए एक और प्रोग्राम बनाते हैं सेम टू सेम लॉजिक का, सब्ट्रैक्शन। हैश include stdio.h main function curly bracket start and stop clear screen save D drive course C फोल्डर प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड स्टार की जगह पे सब्ट्रैक्शन। चलो सेम लॉजिक है तो इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 एंड आंसर। चलो नंबर 1 is equal to 100, number 2 is equal to 50 and then answer is equal to number 1 minus number 2। प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप नंबर 1 is equal to परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा नंबर 1, प्रिंट एफ नंबर 2 is equal to परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा नंबर 2, प्रिंट एफ आंसर या तो फिर सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डी, वेरिएबल का नाम है हमारा आंसर। सेव, देन कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। आइए आज के सेशन में और दो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टार्ट टर्बो C++। सबसे पहला स्टेप हमारा फिक्स है, माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू प्रोग्राम हैश include stdio.h main function curly bracket start and stop clear screen round bracket start stop save D drive courses folder C प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड स्टार की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। चलो इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा आंसर। सेम वे नंबर 1 is equal to suppose 10, number 2 is equal to 5 and answer is equal to number 1 multiplied by number 2। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप नंबर 1 is equal to परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा नंबर 1। सेम वे प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप नंबर 2 is equal to परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा नंबर 2। प्रिंट एफ आंसर is equal to परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा आंसर। मैसेज में आंसर भी लिख सकते हैं या तो फिर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन। सेव, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 50। सेम वे डिवीजन का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हैश include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen save D drive courses C प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड देन डिवीजन। चलो तो इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 एंड डिवीजन। तो नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 3 एंड डिवीजन इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2। प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ नंबर 1 इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन नंबर 1। प्रिंट एफ नंबर 2 is equal to percentage d new line comma number 2 and then printf division is equal to percentage d new line comma division। save,
कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो अब देखो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 3 एक्चुअल मैथ्स में आंसर क्या आता है 3.33। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, सिर्फ 3 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिवीजन वेरिएबल जो है वो इंटीजर है और इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती। तो डिवीजन का एक पूरा सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।